हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे कि 1 से 20 तक का क्लास 11th का मॉडल सेट डाला हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से जो मॉडल सेट है वो आपके लिए डाल दिया गया है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, स्थिर दाब और ताप पर अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का मानदंड है। अब देखिए ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में था। स्पॉन्टेनिटी मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हिंट में देखिए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, दो कंडीशन होता है इसके लिए, डेल्टा जी लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। तो ये दोनों जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन किसको बताता है? स्पॉन्टेनिटी को। तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन में आपको डेल्टा जी नेगेटिव दिखेगा। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो किसके लिए कंडीशन है? स्पॉन्टेनिटी के लिए। अगर ये भी आपके ऑप्शन में होता कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों में से कोई एक रहता या दोनों रहता। तो आप ध्यान से ऑप्शन को देखें तो सिर्फ एक ही है, डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आपको ये कंडीशन याद रखना है कि क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्वतः प्रवर्तिता का मानदंड क्या है? तो डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्मोडाइनामिक्स का है। इन द रिलेशन H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यू रिप्रेजेंट, H बराबर यू प्लस पी वी में यू क्या दर्शाता है? तो ये H आपको पता है कि H से एंथैल्पी है, U से इंटरनल एनर्जी है, P से प्रेशर और V से वॉल्यूम। तो ये भी थर्मोडायनामिक्स में रिलेशन बिटवीन H एंड U वाला था। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में U पूछा गया, तो U क्या दर्शाएगा? तो U इंटरनल एनर्जी दर्शाता है। अगर मान लीजिए इसमें H पूछता तो H फॉर एंथैल्पी हो जाता, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन 22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके स्क्रीन पे है, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 23 में एक रिएक्शन दिया हुआ है CaCO3 CaO प्लस CO2 एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Kc के लिए एक्सप्रेशन लिखना है ऊपर वाले रिएक्शन के लिए। तो देखिए ध्यान से, ऊपर वाले रिएक्शन में लेफ्ट साइड में CaCO3 दिया हुआ है और राइट साइड में CaO और CO2 है। एक बात और ध्यान देने वाला है कि पहले आपको रिएक्शन देखना है, ये किस स्टेट में दिया हुआ है? S का मतलब सॉलिड, ये भी दिया हुआ है S का मतलब सॉलिड और G का मतलब गैस। तो जब भी आपके क्वेश्चन में Kc का एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहेगा तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी सॉलिड वाला है उसको लिखना ही नहीं है। सॉलिड वाला को हम लोग रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, सॉलिड वाले को नहीं, किसको सिर्फ लिखते हैं? गैस वाले को। सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखा जाता है, बाकी कुछ भी है तो लिखेंगे। तो यहाँ पे गैस सिर्फ बचा तो Kc इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट में CO2 लिख दिए, यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि सॉलिड वाला को लिखते ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे इस क्वेश्चन में 2NH3 N2 प्लस 3H2 और तीनों गैस है। तो जब तीनों गैस में रहेगा तो क्या करेंगे? तो Kc का एक्सप्रेशन लिखने के लिए जो राइट साइड में है, पहले एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट है, राइट में प्रोडक्ट है, तो पहले प्रोडक्ट वालों को देखेंगे, N2 और 3H2 है। तो बड़ा ब्रैकेट में पहले N2 लिखेंगे और जो प्लस होता है वो इंटू में बदल जाएगा, डॉट में। प्लस को प्लस नहीं लिखना है, N2 के लिए N2 लिख दिए बड़ा ब्रैकेट के अंदर, और प्लस के लिए हो गया डॉट, और 3H2 है तो 3 नंबर को नहीं लिखना है, पहले H2 को लिख लेना है ब्रैकेट में H2, और जो भी नंबर होता है वो पावर में चला जाता है। तो जैसे H2 के आगे 3 था तो 3 पावर में चला गया। और हमेशा ध्यान देना है कि ये वाले नंबर को नहीं, आगे वाला नंबर को देखना है। 3 था इसलिए पावर में 3 चला गया। N2 को देखिएगा तो N2 के आगे कुछ नहीं था, N2 के पीछे 2 लगा हुआ, लेकिन आगे आगे कुछ नहीं नंबर, इसलिए पावर में कुछ नहीं जाएगा। और वैसे ही जो राइट साइड वाला पार्ट होता है, जो राइट साइड वाला पार्ट होता है उसको ऊपर में लिखते हैं और लेफ्ट वाले को नीचे। तो फिर यहाँ देखिए 2NH3 है तो NH3 को स्क्वायर ब्रैकेट में रखें और जो आगे वाला नंबर था 2 ऊपर चला गया। तो जब भी आपके रिएक्शन में Kc लिखने के लिए कहेगा तो राइट साइड वाले को ऊपर में लिखते हैं, प्लस को इंटू में बदल देते हैं, और NH3 या जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा उसको नीचे में लिखेंगे, जो नंबर रहेगा वो स्क्वायर में चला जाएगा। और ये सब किसके लिए करना है? तो जो गैस में दिया रहेगा। किसके लिए नहीं करना है? तो सॉलिड वालों के लिए नहीं करना है। उसी तरह से नीचे एक इक्वेशन दिया हुआ है CH3COO C2H5 प्लस H2O, इक्विलिब्रियम का साइन है CH3COOH प्लस C2H5OH।
तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे सॉलिड को नहीं लिखते हैं वैसे लिक्विड को भी नहीं लिखते हैं। हमेशा याद रखेंगे सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखना है केसी के एक्सप्रेशन में। तो किसको किसको लिखेंगे, तो जिसमें जी दिया हुआ है गैस और जिसमें ए क्यू दिया होगा ए क्यू वाले को लिख लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए RHS में कौन है, CH3COOH और AQ है, तो CH3COOH को लिख दिए, प्लस बदल गया इनटू में। फिर C2H5OH है तो C2H5OH को ब्रैकेट में डाल दिए। अब लेफ्ट साइड में चलेगा, लेफ्ट साइड में CH3COO C2H5 है एक्वस, तो एक्वस वाले को लिख देना है। लेकिन जैसे ही H2O L फॉर लिक्विड आया उसको नहीं लिखें, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। अब ये वाला क्वेश्चन में देखिए H2 + I2 2HI है, तो HI चला जाएगा ऊपर, आगे वाला नंबर स्क्वायर में हो गया, H2 और I2 नीचे आ गया। तो जो राइट साइड में रहेगा वो ऊपर जाएगा, जो लेफ्ट साइड में वो नीचे आएगा, जो नंबर होगा वो पावर में चला जाएगा, जो प्लस होगा वो इनटू में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन में आप देखिए CO2 + C 2CO बना रहा है, तो 2CO गैस है, ये भी गैस है लेकिन C वाला सॉलिड में है, तो 2CO राइट साइड में है, इसको पहले लिखेंगे, तो CO लिख दिया और 2 चला गया स्क्वायर में। सॉलिड को लिखना ही नहीं है तो खाली CO2 बच गया, तो CO2 को नीचे हम लोग दे दिए नीचे, तो राइट साइड वाला ऊपर लेफ्ट साइड वाला नीचे, सॉलिड को लिखना ही नहीं है, नंबर चला गया पावर में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको देखिए आप लोग। इसमें ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी, H2O का संयुग्मी अम्ल क्या होगा। तो देखिए संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी संयुग्मी अम्ल बनाना है तो उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और एक प्लस चार्ज जोड़ देते हैं। तो H2O में 2 हाइड्रोजन था, तो यहाँ जब संयुग्मी अम्ल बनाने लगे तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिए और एक प्लस जोड़ दिए। तो जिस तरह से H2O था क्वेश्चन में, उसी तरह से मान लीजिए कि आपको H2O NH3 OH - NH2 ये सब कुछ आता और ये सब का संयुग्मी अम्ल लिखना होता, तो क्या करते हैं आप, तो H2O का एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए H3 और एक प्लस लगा दिए, तो H2O से बन गया H3O प्लस। NH3 से बने NH3 था तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो NH4 हो गया और एक प्लस जोड़ दिए। OH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो H2O हो गया। अब प्लस कहाँ गया भाई, तो पहले से इस पर माइनस है, पहले से एक माइनस प्लस आया लेकिन प्लस माइनस कट के न्यूट्रल हो गया। उसी तरह से NH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो NH3 हो गया। अब पहले से एक माइनस है, एक प्लस आया तो प्लस माइनस न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसमें प्लस दिखेगा, लेकिन जिसमें पहले से ही माइनस रहेगा तो प्लस माइनस कट के न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में अगर संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए आता तो अब ऐसा करते हैं। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में संयुग्मी क्षार बनाने के लिए कहता तो क्या करते हैं, तो जैसे HCl का संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो अब इस बार क्षार बनाने के लिए H हटाना है। अम्ल बनाने के लिए H जोड़ते हैं लेकिन संयुग्मी क्षार बनाने के लिए H हटाते हैं, तो H हट गया और माइनस चार्ज आ जाएगा, H हट जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा, H हट जाएगा माइनस एक ठो H, जैसे यहाँ 2 ठो H था H2SO4 में, तो एक H हट गया तो HSO4 बचा और माइनस चार्ज हो गया। HNO3 है तो H हट गया NO3 माइनस हो गया, H2O है तो H हट गया तो OH माइनस हो गया, NH3 है H हट गया NH2 माइनस हो गया। तो अगर आपके क्वेश्चन में संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए आया या संयुग्मी क्षार बनाने के लिए आया, आपको ये ट्रिक लगाना पड़ेगा कि अम्ल बनाने के लिए हाइड्रोजन जोड़ना है, प्लस लगाना है, क्षार बनाने के लिए हाइड्रोजन हटाना है और माइनस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 MHCl। तो अगर आपके क्वेश्चन में पीएच निकालने के लिए कहता है पीएच, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। हो सकता है आपके एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ दे, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग की जगह तो लॉग रख दिए और H प्लस जो आपके क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा जैसे 0.001 m, तो यही वैल्यू H प्लस की सांद्रता का दिया रहता है, तो 0.001 m लिख दिए। अब 0.001 m को पॉइंट में से हटाएंगे पावर में करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ये माइनस का ये माइनस हो गया। अब लॉग में एक रूल है कि जो 10 का पावर होता है वो आगे आ जाएगा, तो 10 का पावर -4 था, -4 आगे आ गया, सिर्फ लॉग 10 बच गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 के लिए 4 लिख दिया और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। याद रखना होगा ये 1 कहाँ से आया, तो टोटल लॉग LOG लॉग 10 का वैल्यू ही 1 होता है, तो 4 × 1 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे H प्लस का सांद्रता अगर 10⁻⁻⁴ है तो आंसर सीधे +4 आ जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए लॉग 10⁻⁻⁴ आया था ना, तो सीधे आंसर क्या आ गया 4, तो अगर 10⁻⁻⁴ है तो आंसर 4 आ जाएगा।
10⁻⁻7 है तो आंसर 7 आ जाएगा, 10⁻⁻2 है तो आंसर 2 आ जाएगा। तो आप सिर्फ पावर पता कीजिए, पावर में जो भी पावर दिया होता है उसका रिवर्स जो आएगा 10 का पावर जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा इसका, अगर 1 पॉइंट में दिया है तो। और भी बहुत तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब मान लीजिए कि इसमें अगर पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ेगा। जिस तरह से पीएच होता है उसी तरह से पीओएच भी होता है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस की सांद्रता और पीओएच बराबर माइनस लॉग ओएच माइनस की सांद्रता। अगर पीएच का वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल होगा, पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 है 7 है तो बेसिक, पीएच का वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक। पीएच प्लस पीओएच को जोड़ देते हैं तो 14 आता है, और अगर पीएच निकालना है तो इसको इधर करेंगे तो 14 माइनस पीओएच। तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया पीएच और पीओएच से रिलेटेड। अभी जैसे कि अब आपको बताएं कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 0.001, तो 0.001 को 10 टू द पावर में लिखेंगे तो -3 आ जाएगा, और 10 टू द पावर -3 इसलिए पीएच का वैल्यू +3 में आ जाएगा। उसी तरह से ये H प्लस का सांद्रता दिया होगा तब ना, मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में OH माइनस का सांद्रता दिया है तो OH माइनस इक्वल टू -0.001 m, OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर -4 m, क्योंकि 0.00 को करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब जब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा तो उससे हम लोग को POH निकलेगा। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन था तो पीएच निकला था, लेकिन OH माइनस का कंसंट्रेशन से POH निकलेगा। अब POH अगर 4 है तो पीएच कितना हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 14 माइनस POH था तो 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरह से अब नीचे याद रखना है कि HCl, HNO3 ये सब एसिड दिया रहेगा तो डायरेक्ट पीएच ज्ञात करेंगे, लेकिन कोई बेस दिया होगा जैसे NaOH, KOH तो पहले POH ज्ञात करते हैं उसके बाद पीएच ज्ञात करते हैं। तो यानी पीएच और पीओएच से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप इस तरह का क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द रिएक्शन 2H2 प्लस COCH3OH। अगर एक रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन में ध्यान से देखिए कि 2H2 प्लस O2 है, CH3OH है, और लेफ्ट साइड में H2 है और CO है, राइट साइड में CH3OH। अब कह रहा है कि इस रिएक्शन में अगर हम H2 ऐड कर दें, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2। H2 अगर ऐड करें तो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा H2 किस साइड में है इस रिएक्शन में, तो H2 लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट ही साइड में ऐड करने को कहा जा रहा है। तो जिधर ऐड करते हैं जो इक्विलिब्रियम है उसका अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, यानी कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आपको पता होगा कि लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, और लेफ्ट साइड में H2 है तो अगर H2 के कंसंट्रेशन को हम लोग लेफ्ट में बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन इसका उल्टा भागेगा, राइट के तरफ जाएगा। तो राइट तरफ क्या है, प्रोडक्ट, यानी बढ़ाएंगे H2 को लेकिन रिएक्शन भागेगा प्रोडक्ट के तरफ, बढ़ाएंगे H2 को रिएक्शन भागेगा प्रोडक्ट के तरफ, उल्टा होता है। ये ली चैटलियस प्रिंसिपल है कि उसके अनुसार किया जाता है कि अगर लेफ्ट में कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो राइट में भागेगा, और राइट में कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो लेफ्ट में भागता है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि अगर रिएक्शन में H2 ऐड करें तो H2 किधर है, लेफ्ट में, और लेफ्ट में और ऐड करने के लिए कहा जाए तो रिएक्शन राइट की तरफ जाएगा। तो राइट का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अभिक्रिया उत्पाद की ओर अग्रसित होगी। अब मान लीजिए कि ये तो H2 ऐड करने का परिणाम पूछा गया। अगर मान लीजिए कि वही रिएक्शन होता 2H2 प्लस COCH3OH, उसमें अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, अगर प्रेशर को इंक्रीज करते तो क्या होता, तो यहाँ एक बात याद रखेंगे, इंक्रीजिंग इन प्रेशर will shift the equilibrium in that direction where number of gaseous moles are less। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर चला जाएगा जिधर गैस का अणु कम होगा। जैसे लेफ्ट में देखिए कट हो, यहाँ ये भी गैस है ये भी गैस है, तो और इसके आगे 2 भी लगा है तो 2 ठो H2 है और 1 ठो CO, टोटल लेफ्ट में 3 गैस है और राइट में कितना है 1। अब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर किधर जाएगा, जिधर कम रहेगा, मतलब राइट साइड में चला जाएगा। तो इसके लिए याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में प्रेशर का बात किया तो प्रेशर के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो प्रेशर के लिए हमेशा याद रखना है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा जिधर कम अणु रहेगा, यानी फॉरवर्ड चला जाएगा आगे की तरफ। लेकिन ऐसा क्वेश्चन सेट में नहीं है, फिर भी आपको सिर्फ सेट पर डिपेंडेंट नहीं रहना है एकदम। सेट तो सिर्फ एक जरिया है कि प्रैक्टिस करने का। 40 क्वेश्चन सेट में अगर आया है तो उससे कुछ कुछ ही आएगा एग्जाम में।
लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4? H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो सल्फर के लिए क्या है? +6। तो कैसे आया? तो देखिए यहाँ राइट साइड में कुछ का चार्ज याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, लिथियम पे +1 होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक पे +2 होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ऑक्सीजन पे -2, HFBr पे -1। अब आपको H2SO4 में सल्फर का निकालना है। तो हाइड्रोजन है 2 ठो, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। तो +1 और 2 ठो है, तो हाइड्रोजन का +1 × 2 कर दिए, जिसका निकालना है उसको x मान लिए। और ऑक्सीजन का -2 होता है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन, अब -2 × 4, अब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो इस तरह से x का वैल्यू लगा देना है। जो भी फार्मूला दिया रहेगा तो इस चार्ट से आपको वैल्यू रख रख के x का वैल्यू मान लेना है, जिसके लिए भी रहेगा, और x का वैल्यू निकाल देगा। और नहीं तो डायरेक्ट ट्रिक भी होता है कि ऑक्सीजन को 2 मानते हैं, ऑक्सीजन को 2, तो 2 चौका 8, और आगे वाला नंबर को घटा देना है। 2 चौके 8 में से 2 गया 6, 2 सत्ते 14, 14 में से 2 गया तो 12, और 2 क्रोमियम के लिए 12 है, तो 1 क्रोमियम के लिए क्या आ जाएगा? 6। 2 चौके 8, और आगे पोटासियम है तो उसको घटा देंगे, 2 चौके 8 में से 1 गया तो 7, आंसर। 2 चौके 8, ऑक्सीजन को 2 मान लेना है, 2 चौके 8 हो गया, और ऊपर वाला 4 को घटा देना है, 2 चौके 8 में से 1 गया 7। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो देखिए हाइड्रोजन हम लोग देखें कि +1 में भी है, -1 में भी है, लेकिन -1 हर जगह पे नहीं होता है, सिर्फ जहाँ पर ऑक्साइड लगा रहेगा वहाँ -1 रहेगा। तो एक क्वेश्चन जो है H2O2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या है? तो -1 है, बाकी जगह क्या है? +1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शन? इनमें से कौन सी स्पीसीज असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करती है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और असमानुपातन को पहले समझना होगा कि डिसप्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है। तो डिसप्रोपोर्शन असमानुपातन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि विच कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अपना ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा भी सके और घटा भी सके। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा घटा सकता है। तो आपके लिए पहले तो ये जानना होगा कि Cl का ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन होता है। तो Cl का बहुत सारा ऑक्सीकरण अवस्था है, -1, +1, +3, +5, +7। अब पहला ऑप्शन लेते हैं ClO-। तो ClO- में Cl पे कितना चार्ज आया? तो Cl पे चार्ज आया +1। ClO2 में कितना आया? तो +3। कैसे आया? तो x, Cl को x ले लिया, और ऑक्सीजन को बोले -2 × 2, और ऊपर में अगर कोई चार्ज है तो वो बराबर में चल जाएगा। जैसे यहाँ माइनस था तो -1 बराबर में गया, -1 बराबर में माइनस। अब क्या है, सब जगह x का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है? 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7। तो 1 वाला को देखिए ध्यान से। 1 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। 1 जो है घट के -1 भी हो सकता है, बढ़ के आगे भी जा सकता है। 3 वाला भी घट सकता है, बढ़ सकता है। 5 वाला भी घट सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन 7 वाला घट तो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। यानी ClO4- में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और E सिर्फ घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। इसलिए ये जो है सो डिसप्रोपोर्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि डिसप्रोपोर्शन का मतलब ही होता है जो बढ़ और घट दोनों सके। ये Cl जो है, यहाँ पहले पता करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +7 है, और +7 से घट जरूर सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है, इसलिए असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपका IUPAC नेम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29, द IUPAC नेम ऑफ CH3 अब देखिए यहाँ C से 3 CH3 जुड़ा हुआ है और एक Cl है, तो उसी तरह से हम लोग कर दिए, एक C बीच में रखें और 3 CH3 जोड़ दिए, एक Cl जोड़ दिए। अब यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन हो गया, ऊपर में मिथाइल जुड़ गया है, नीचे में क्लोरो जुड़ गया है। तो पहले 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। उसी तरह से एक IUPAC ने हम अपने से दे दिए हैं कि CH3CH दूसरा पे अगर Cl जुड़ा हुआ है तो 4 कार्बन है, दूसरा पे Cl है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और दूसरा पे Cl लग गया है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए IUPAC नेम तो बहुत सारा है, इसमें कोई सीमा नहीं है, इसलिए IUPAC नेम का कोई गेसिंग, कोई गारंटी नहीं हो सकता है कि क्या क्या आएगा। ऐसे तो किसी चीज़ का गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी
11th का मॉडल सेट निकला है उसको देख के चले जाना है, लेकिन सिर्फ उसी के बेस पे नहीं रहना है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर का जो भी है वो सब देखते रहना है। और भी चैप्टर वाइज हम वीडियो डालने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें, चैनल को व्यूज़ करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अच्छा लगेगा तो लाइक करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ को हम लोगों को देखना है। अभी सिर्फ मॉडल सेट से काम नहीं चलने वाला है। मॉडल सेट हाँ आपको पास कराने के लिए काम हो सकता है, लेकिन अगर जिसको 40 में 40 चाहिए उसको बहुत अच्छा चाहिए, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तीसरा 30 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है बेंजीन में कितना है। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। बेंजीन में 12 सिग्मा 3 पाई है, तो एक तो बेंजीन दे दिया 12 सिग्मा 3 पाई। उसी तरह से अगर मान लीजिए एग्जाम में नफ्थलीन देता तो 19 सिग्मा 5 पाई, एसिटिलीन देता तो 3 सिग्मा 2 पाई, इथीन देता तो 5 सिग्मा 1 पाई। क्या होता है, कैसे हम लोग सिग्मा पाई निकालते हैं, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है, याद रखिएगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिर्फ एक सिग्मा है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा है, एक पाई है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ बीच में सिग्मा है और ऊपर नीचे पाई होता है। तो वही स्ट्रक्चर बना बना के आपको सब काउंट कराया गया है कि किसमें कितना सिग्मा है कितना पाई है। तो स्ट्रक्चर जो ध्यान से बना लिया, और ये रूल याद रख लिया कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में बीच में सिग्मा एक और 2 पाई। तो स्ट्रक्चर से ही काउंट कर करके इसको बताना होगा। तो ये स्ट्रक्चर बना बना के और सेल्फ काउंट करके, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा एक पाई, जहाँ सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। तो इस तरह से काउंट किया जाएगा। स्ट्रक्चर बना के दिखाया, और एक बार अपने से भी इसको बना के ट्राई कीजिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा सिग्मा पाई। सिर्फ याद ये रखना है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ बीच में सिग्मा ऊपर नीचे पाई, सिंगल बॉन्ड वाले में सिग्मा और डबल बॉन्ड वाले में एक सिग्मा और एक पाई, डबल बॉन्ड वाले में एक सिग्मा और एक पाई भी रहता है। तो इसी तरह से आपको करते जाना है। यहाँ भी एक सिग्मा था, इसमें पता नहीं चलेगा जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा। इसको स्ट्रक्चर ध्यान में रख के अपने काउंट कीजिए कि सिंगल कहाँ है, डबल कहाँ है, ट्रिपल कहाँ है। अगला क्वेश्चन है आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको याद ही रखना वाला है कि जहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपके मॉडल सेट में दिया था, डबल बॉन्ड से जुड़ा था तो sp2। लेकिन मान लीजिए बेंजीन है, तो फिर से आप देखिए बेंजीन में हर कार्बन डबल बॉन्ड से है तो sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है तो sp हो जाता है, डबल बॉन्ड वाला आता है तो sp2 है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन रहता है, कोई डबल और ट्रिपल नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड में sp3 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है मीथेन में भी, तो sp3 हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्यान से देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन दोनों साइड डबल बॉन्ड है। जहाँ एक ही साइड डबल बॉन्ड होता है, जैसे इधर नहीं है डबल बॉन्ड तो sp2 रहेगा, लेकिन जिस कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड रहता है वो sp हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा रूल चेंज होगा। ऐसे डबल बॉन्ड में sp2 लिखते हैं, लेकिन जिस कार्बन के दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ गया तो वो sp हो जाएगा। तो जो जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये सबको अच्छे से पढ़ के आप स्कूल पढ़ करके और ज़रूर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। उम्मीद है अच्छा ही जाएगा। और भी वीडियोस डालते रहेंगे, कांटेक्ट में बने रहिए, यूट्यूब का वीडियो देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो भैया ये क्वेश्चन अब ऑप्शन से बन जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल। प्लस वाला जितना भी रहेगा, जिस पे भी प्लस चार्ज दिखेगा वो इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर माइनस चार्ज दिखा वो न्यूक्लियोफाइल। लेकिन प्लस माइनस के अलावा भी अगर AlCl3 FeCl3 BCl3 BF3 FeBr3 दिखे तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और ये सब अगर NH3 H2O CH3 NH2 CH3OH दिखे तो न्यूक्लियोफाइल। तो आपको मेन एग्जाम्पल याद रखना है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। तो क्वेश्चन में आपको पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो सिंपल सा बात है, जिस पर प्लस आ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल होगा ही नहीं, प्लस वाला क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यही आंसर हो गया क्वेश्चन 32 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्वेश्चन एक दिया हुआ है CH3 CH2O CH2 CH3 और CH3O CH2 CH2 CH3 में समावयवता किस प्रकार का, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। तो देखिए आइसोमेरिज्म बहुत टाइप का होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम,
उसमें आइसोमेरिज्म अच्छे से बताया जाएगा आपको। लेकिन फिलहाल में आप ये याद रखेंगे कि अगर बीच में ऑक्सीजन दिया है, बीच में क्या दिया है, ऑक्सीजन, और उसके इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखिए कै गो कार्बन है, कै ठो कार्बन है, 2 ठो, और राइट में कै गो कार्बन है, 2 ठो। लेकिन इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में 1 कार्बन है और राइट में 3 कार्बन है। तो अगर ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, तो सीधे याद रखेंगे आप मेटामेरिज्म। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म। ये स्पेशल टाइप में है, सिर्फ ऑक्सीजन के अगल बगल में कार्बन देख के बता दीजिएगा आप। ऑक्सीजन के लेफ्ट में यहाँ 2 कार्बन है, राइट में 2 कार्बन, और इसमें अलग हो गया, लेफ्ट में 1 कार्बन, राइट में 3 कार्बन। तो जब ऑक्सीजन के अगल बगल में कार्बन कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो मेटामेरिज्म। अगला जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन। अब ये भी क्वेश्चन आपको याद करने वाला, ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। 2 तरह का ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो आपके क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन नहीं होता है, तो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और बाकी जो तीनों दिख रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसलिए आप याद रखेंगे आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है। ऐसे इस पर भी आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऑर्गेनिक में कुछ कुछ और टॉपिक्स का वीडियो आते रहेगा। ये तो जस्ट सिंपल एक मॉडल सेट आपको सॉल्व करके दिया गया है, मे बी इसमें भी चांस है क्वेश्चन वगैरह आने का, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि मतलब यही आएगा। जो इतना भी पढ़ाई किए हैं आप वो सब, इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया गया है। आ भी सकता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ भी संभव है। आगे क्वेश्चन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में HBr जोड़ना है, एक प्रोडक्ट A बना है, A का IUPAC नाम क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे HBr जोड़ना है तो इसको 2 भाग में तोड़ लेंगे, H पे प्लस, Br पे माइनस। अब यहाँ एक रूल काम करता है, मार्कोनिकॉव रूल। प्लस वाला जाता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो, माइनस वाला जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन हो, अब वहीं जाता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। अब CH3 सिंगल बॉन्ड से था तो ये जैसे था वैसा ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ CH के बाद 1 हाइड्रोजन है और CH2 के बाद 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन वाले पास नेगेटिव पार्ट मतलब Br चला जाएगा, और 2 हाइड्रोजन वाले के पास पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन चला गया, CH3। अब इसके पीछे कौन सा रूल काम किया है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इसके पीछे एक रूल काम कर रहा है, मार्कोव्निकॉव्स रूल। मार्कोव्निकॉव्स रूल, तो रूल भी काम करता है, तो आपको याद रखना मार्कोव्निकॉव्स रूल है इसमें। लेकिन यही HBr, ऊपर वाले रिएक्शन को ध्यान से देखिए, HBr था, नीचे वाले में HBr के साथ कौन आ गया, परऑक्साइड, HBr के साथ परऑक्साइड। तो जब परऑक्साइड आ जाता है तो ऊपर वाला रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें माइनस से वाला जाने लगा ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास और प्लस वाला कम हाइड्रोजन वाले के पास, और इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और इसमें क्या बना था 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये आपके सेट में दिया हो, ये मैं अपने मन से दिया हूँ। इसमें मान लीजिए कि HBr आया तो ठीक है, लेकिन HBr के साथ पेरोक्साइड आ गया तो रिएक्शन उल्टा हो सकता है, ये सब का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन। इथाइन में पानी डालना है, तो इथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और उसमें H2O डालना है, किसके प्रेजेंस में, तो HgSO4 H2SO4 और 333 होगा क्या। तो H2O में 2 चीज़ होता है, H और OH। H2O में देखिए H और OH करके H2O को तोड़ लेते हैं, तो एक के पास H चला जाएगा, एक के पास OH, और ट्रिपल बॉन्ड में से एक कम हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH2 के पास, CH के पास H चला गया तो CH2 हो गया, CH के पास OH चला गया। अब क्या होता है, यहाँ एक और काम होगा, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या है कि इसका जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसका हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, तो CH2 ई हाइड्रोजन को लेके बन जाएगा CH3, और ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया, और इसी को कहते हैं इथेनॉल। तो इथाइन से क्या बन गया, इथेनॉल। लेकिन यही अगर क्वेश्चन में ट्रिपल बॉन्ड वाला 3 कार्बन वाला देता प्रोपाइन, तो प्रोपाइन से बन जाता प्रोपेन टूओन या एसीटोन। तो ये सब एग्जाम के लिए याद रखेंगे, जब तक लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखना जरूरी है 2 बार 3 बार, तो समझ में अच्छे से आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए, इसमें दिया हुआ है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। ये सीधा सीधा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है कि एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो एरोमेटिक का तीन कंडीशन होता है और तीनों आपके सेट में दिया है, प्लेनरिटी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन और ह्यूकल रूल, जिसको 4n+2 भी कहते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में एरोमेटिकता का बात करता है, एरोमेटिसिटी का बात करता है, तो तीन का तीनों रूल फॉलो होगा, ऑल ऑफ दीज। लेकिन मान लीजिए कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड आ गया, तो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बेंजीन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है, नैप्थलीन है। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड या नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये 4 एग्जाम्पल एरोमेटिक में आप याद रखेंगे। इसके अलावा आता है तो आप उसको समझिए, मान लीजिए कि वो नॉट एरोमेटिक होगा। इसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और 39 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि CH3Cl + 2Na + CH3Cl ये कौन सा रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन को देखते के साथ पहचान जाना था कि जिस रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर है और अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, नाम है उसका उर्ज रिएक्शन। ऐसा ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऐसा ऐसा का भी एक वीडियो बनेगा और उस पर भी पूरा ग्रुप में बना देंगे। ये तो बार बार बोल रहे हैं, मॉडल सेट का वीडियो बना हुआ है, ये इसको भी देखना है, लेकिन टॉपिक वाइज वीडियो आएगा और आपके एग्जाम से पहले ही हम पूरा कांटेक्ट में रहिए, एकदम वीडियो अपलोड होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कौन नहीं देता है। तो 4 तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो डिस्टिलेशन नाम का कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्टिलेशन से तो पानी वगैरह साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो ये 3 ऊपर वाला जो 3 दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्टिलेशन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन मॉडल सेट का, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इज। तो जब हम लोग इथेनॉल का मतलब CH3CH2OH को कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं 443 पे, तो क्या बनता है। तो ये बन जाएगा, यहाँ का OH हट जाएगा, यहाँ का H हट जाएगा और डबल बॉन्ड इलिमिनेशन रिएक्शन होता है और उसमें आपको इथीन बन जाएगा। तो ये आपका मॉडल सेट का 40वां क्वेश्चन था। इसके अलावा और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके ग्रुप में आते रहेगा और चैनल पे आते रहेगा। ज़रूर जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए। एग्ज़ाम में आप जैसे दोस्तों का मदद होगा। और भी वीडियो आते रहेगा, उसको देखते रहिएगा रेगुलर। बेस्ट ऑफ लक।